नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास में आज हम बात करेंगे एक बार फिर से किस तरह इंसाफ की अहमियत हर बार उजागर होती है, किस तरह इंसाफ थोड़ी ताखीर से ही सही लेकिन इंसाफ मिलता है। हिंदुस्तान में जो अदालती निज़ाम है वो इंसाफ देता है। हालांकि इसको लेकर एक बहुत ही मशहूर मकूला है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन इंसाफ बहरहाल मिला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 2018 के उस मामले की जब हरियाणा के पलवल में एक मस्जिद है और उस मस्जिद को लेकर जब एक तस्वीर बहुत ज्यादा सुर्खियों में आई थी कि यह बहुत बड़ी मस्जिद है और इस मस्जिद की ताबीर में टेरर फंडिंग के जरिए आए पैसे का इस्तेमाल हुआ है। तो पलवल के उस मस्जिद के बारे में यह बात जब सामने आई तो लोगों में वाकई काफी हैरानी हुई और उसके बाद खबर यह भी आई कि मस्जिद के इमाम जिनका नाम मोहम्मद सलमान है उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। उसके बाद गिरफ्तारियों का एक सिलसिला चल पड़ा। अब तकरीबन 3 साल हो चुके हैं इस मामले में। एनआईए के ऊपर यह अब बात सामने आई है कि एनआईए इस मामले में खातिर खा सबूत अदालत में पेश नहीं कर पाया और दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 मुलजिमीन को बरी कर दिया। यानी इन मुलजिमीन को इंसाफ मिला और इन मुलजिमीन को ताखिर से सही लेकिन इंसाफ मिल गया। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर उठता है कि आखिर तफ्तीश में ऐसी क्या कमी रह गई और तफ्तीश पर यह जो सवाल खड़ा हुआ है क्यों ऐसे मामले बार बार आते हैं। हालिया दिनों बल्कि कई महीनों में यह बात सामने आ रही है कि जिस तरह से दिल्ली में फसादात हुए हैं और उन फसादात को लेकर कई मामलों में कड़काडूमा कोर्ट ने या दूसरी अदालतों ने पुलिस की फटकार लगाई है, पुलिस की सरजनिश की है। उसमें 2 बार अब तक ये मामला आ चुका है कि पुलिस पर बाज़ाब्ता जुर्माना भी आयद किया गया। तो आखिर तफ्तीश में कमी कहां रह जाती है? क्या तफ्तीश या मुकदमात या एफआईआर कुछ दबाव में हो जाते हैं? क्या है ये पूरा मामला? इस पर अगले आधे घंटे करेंगे बातचीत। तो तकरीबन 3 साल पहले का यह मामला है। पलवल जो हरियाणा में है, पलवल मस्जिद की पाकिस्तान से फंडिंग को लेकर बात सामने आई। अब इसमें कितनी हकीकत थी? खुलफाए राशिदीन नाम की मस्जिद है, इस मस्जिद को लेकर सवाल उठा था और यह मामला आया कि मस्जिद के इमाम सलमान पर टेरर फंडिंग का था इल्जाम। और न सिर्फ इमाम सलमान पर बल्कि साथ ही साथ इसमें कुछ कई और दूसरे भी जो है वो गिरफ्तार किए गए थे, जिनमें मोहम्मद सलीम का नाम था, जिनमें आरिफ गुलाम बशीर का नाम था, धर्मपुरिया के साथ जिनका तखल्लुस जुड़ा है, और मोहम्मद हुसैन। तो ये तमाम लोग यानी कि मस्जिद के इमाम मोहम्मद सलमान, मोहम्मद सुलेमान, आरिफ गुलाम बशीर धर्मपुरिया और मोहम्मद हुसैन मौलानी को अदालत ने बरी कर दिया है। जो ये लोग बरी किए गए हैं इनका जो आप नाम इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें एनआईए को एक झटका लगता नजर आ रहा है और ये वो नाम है जो बरी किए गए हैं, जिनमें इमाम मोहम्मद सलमान का नाम है, ये बरी किए गए। पटियाला हाउस कोर्ट ने बरी किया। मोहम्मद सलीम का नाम है, ये बरी हुए। पटियाला हाउस कोर्ट ने इन्हें इस मामले में बरी किया। इस मामले में बरी होने वाले एक और शख्स है आरिफ गुलाम बशीर, धर्मपुरिया भी इनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, और मोहम्मद हुसैन मौलानी। ये 4 लोग हैं जो इस मामले में बरी किए गए हैं। हम आपको बता दें कि 2018 में जब ये मामला पेश आया था, ये मामला सुर्खियां बटोर रहा था, उसके बाद उस वक्त जो दिल्ली की जो अक़लियती कमीशन है उस वक्त जिसके चेयरमैन डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम साहब थे, उनकी क़यादत में एक फैक्ट फाइंडिंग टीम ने दौरा किया था पलवल के इस मस्जिद का और उस टीम ने भी अपने कुछ जो फाइंडिंग्स थी उसकी बुनियाद पर यह कहा था कि जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं या जिस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं, उन इल्ज़ामात में सच्चाई पूरी तरह सामने नहीं आ पाई है। और अब जब 3 साल गुजर चुके हैं तब पटियाला हाउस कोर्ट से ये फैसला है कि इन लोगों को बरी किया जा रहा है। इन पर इल्जाम था मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों और हरियाणा के पलवल के इटावर में तामीर मस्जिद के लिए बाहरी फंडिंग से
पैसे इकट्ठा करने का, यानी कि बरी कर दिए गए हैं ये तमाम के तमाम लोग इस इल्जाम से। और यहां तक भी इल्जाम आयद हुआ था कि पाकिस्तान यानी सरहद पार जो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी का इल्जाम बरसों से झेलता आ रहा है हाफिज शहीद, हाँ, तो हाफिज सईद की एक इदारा है जो फलाह इंसानियत के नाम से है, और उस इदारे के तहत दुबई से पैसे यहां तक लाए गए थे। लेकिन इस बात को एनआईए इस मामले का कोई सबूत पटियाला हाउस कोर्ट में नहीं दे पाया, और इसके वजह कर ये तमाम लोग बरी किए गए। हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं अबू बकर सब्बाक, जो दिल्ली अखिलती कमीशन ने जो फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजी थी उस टीम के एक मेंबर हैं, और उस वक्त थे, उसमें शामिल थे, वो हमारे साथ अभी जुड़े हैं। और हमारे साथ AK जैन एक्स DGP मौजूद हैं, कुछ देर में हमसे जुड़ेंगे मशकूर उस्मानी कांग्रेस लीडर और नेहा शालिनी दुआ BJP के तर्जुमान। आप दोनों का इस्तकबाल है। मैं AK जैन साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए या पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ये कैसा होता है मामला जब ये पता चलता है कि तकरीबन 3 साल के बाद अदालत ये कहते हुए बरी करती है मुलजिमीन को कि इनके खिलाफ जो इल्जामात हैं उस के सपोर्ट में कोई सबूत नहीं दिए जा सके। इसको बहुत बड़ा झटका मानता हूँ, वो भी NIA जैसी एजेंसी के लिए जो नेशनल एजेंसी है जी। देखिए, CBI और ये सब जो एजेंसीज होती हैं, इनका अपना लीगल सेल अलग होता है, प्रोसिक्यूशन ब्रांच अलग होती है, और जितनी भी एविडेंस फील्ड से कलेक्ट की जाती है वो इस प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जाती है, और वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करती है और उस पर ओपिनियन देती है NIA के हेड को या CBI के डायरेक्टर को कि ये केस जो है कोर्ट में चलाने योग्य है कि नहीं है। एविडेंस को परखा जाता है, उसको पूरा समझा जाता है, और उसके बाद उसका नैरेटिव बनता है, ब्रीफ बनता है, और वो पेश किया जाता है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि अगर NIA ने कोई बिना सबूतों के आधार पर ऐसा कोई केस पेश किया है कोर्ट में, और जो 3 साल बाद बरी हुआ है, तो ये निश्चित रूप से मैं इसको एक झटका मानता हूं NIA जैसी नेशनल एजेंसी के लिए, क्योंकि ऐसा बहुत बहुत कम होता है। स्टेट के पुलिस फोर्सेस पर तो इस टाइप के आरोप लगते रहे हैं, जैसे अभी दिल्ली के आपने दिल्ली में अभी जो राइट्स हुए थे उसका जिक्र किया कि कोर्ट में कई बार एडवर्स फाइंडिंग दी और पुलिस कमिश्नर को हिदायत की गई कि साहब इसमें जो है वो प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशंस किए जाएं। तो ये भी अनुचित है कि इस प्रकार का एक टिप्पणी कोर्ट के द्वारा एक स्टेट पुलिस फोर्स के लिए की जाए। पर NIA के लिए मैं इसको निश्चित रूप से झटका मानता हूं, और मैंने पूरा जजमेंट नहीं पढ़ा है, मैंने पूरा अभी ये नहीं पढ़ा है कि क्या इन्होंने केस बनाया था, पर जो केस आप बता रहे हैं, मैंने आपका सुना कि पलवल का केस है, और मैं समझता हूं कि इसमें NIA अवश्य अपील फाइल करेगी, और अपील मेरे ख्याल से जल्दी ही फाइल हो जाएगी इसमें हायर कोर्ट में, और तब उसको हमें देखना चाहिए कि NIA क्या फैक्ट्स रखती है उसमें, और हायर कोर्ट का क्या व्यू पॉइंट बनता है। जी बिल्कुल, मैं आपके पास फिर आता हूं। इस वक्त हमारे साथ नेहा शालिनी दुआ है, तर्जुमान BJP, और जैसे मैंने पहले बताया कि जो फैक्ट फाइंडिंग टीम जो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन की तरफ से गई थी 2018 में ही, जो कि उसी साल का मामला है, पलवल मस्जिद और इटावर गांव, तो वहां उसने क्या पाया था, उस टीम के मेंबर एडवोकेट सबाक हमारे साथ मौजूद है। एडवोकेट सबाक साहब, मैं आपका इस्तकबाल करते हुए आपके पास आता हूं, बस एक छोटा सा रिएक्शन ले लेता हूं। हमारे साथ BJP की तर्जुमान जुड़ चुकी है नेहा शालिनी दुआ। नेहा, आपको अगर ये खबर मालूम हो तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि NIA जैसी एजेंसी के लिए ये किस तरह का ये मामला है जब लगभग 3 साल के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ये कहता है कि जो मुलजिमीन है, जो आरोपी, उनके खिलाफ सबूत नहीं है, इसलिए वो बरी किए जाते हैं। अगर किसी उस पे किसी बिना पे उनके खिलाफ जो सबूत इकट्ठे किए होंगे, कई बार ऐसा देखिए पुलिस के पास या NIA के पास भी कई बार सब पता होता है कि ये सामने वाला मुजरिम है, लेकिन सबूत इकट्ठा करना, क्योंकि कानून जो है वो सबूतों पे चलता है, तो प्रॉब्लम कई बार ये आ जाती है
सबको पता है कि ये टेररिस्ट है या ये टेरर फंडिंग कर रहा है, बहुत सारी चीजें दिखती हैं, लेकिन रिटर्न में सामने कुछ नहीं आ रहा होता, लेकिन फोन कॉल्स, वर्बली कई चीजें या सब कुछ पता होता है। तो यहाँ मुझे लगता है एनआईए आगे अपील करेगी और बहुत जल्द इन गुनाहगारों के खिलाफ जो है एक पुख्ता सबूतों के साथ फिर दोबारा से इसको केस को रीओपन किया जाएगा। लेकिन फिर भी नेहा, शालिनी दुआ, 3 साल, तकरीबन 3 साल का वक्फा या अरसा कम नहीं होता, और एनआईए जैसी एजेंसी के लिए, जैसा अभी AK जैन साहब कह रहे हैं कि एनआईए जैसी एजेंसी के लिए ये मतलब अच्छा नहीं है उसकी साख के लिए। जी बिल्कुल अच्छा तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हाई कोर्ट में ये इसको दोबारा से रीओपन किया जाएगा और उसी के बिना पे, क्योंकि सबूतों कानून जो है वो सबूतों से चलता है, तो मुझे लगता है कि सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ एडवोकेट अबू बकर सब्बाक जुड़ चुके हैं। सब्बाक साहब, मैं अब आपके पास आ रहा हूं। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने 3 साल पहले, जो तकरीबन 3 साल पहले जो आपकी टीम गई थी जिसका आप हिस्सा थे, आप वहां क्यों गए थे, आपने वहां क्या फाइंड आउट किया, और ये जो पटियाला हाउस कोर्ट का ये जो फैसला है, इस पर आपकी राय अब क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये जो है ना, ये एक पर्टिकुलर एक केस को आप चाहे लें, चाहे आप जितने भी इधर केसेस हो रहे हैं पिछले कई सालों से, उन सारे केसेस में एक चीज बहुत कॉमन है, वो ये कि चाहे अभी रिसेंटली जो भी यूपी में जो केसेस हुए हैं उसको देख लें या एनआईए के केसेस को देख लें, और वही सेम पैटर्न इस पर भी हुआ था 3 साल पहले। 15 अक्टूबर के दिन 2018 को सारे न्यूज जितनी मेन स्ट्रीम मीडिया थी उसमें खूब नफरत बोई, और उसमें एनआईए के सोर्सेस से ये दावा किया गया कि एनआईए ने उनसे ये कहा है कि 6 इंस्टेंसेस ऐसे हैं जहां पर तकरीबन 80 लाख रुपए मस्जिद बनाने के लिए पाकिस्तान से लश्कर तैयबा के जो हाफिज सईद है, उनकी जो FIF है, उस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए आए, और उसमें उन्होंने 5 लोगों को गिरफ्तार करके बंद कर दिया। चूंकि दिल्ली से एक भी गिरफ्तारी हुई थी, और पूरी मीडिया अपने जो संघी या जो बीजेपी की या जो एंटी सोशल, एंटी मुस्लिम जो सोच है, उसको इन्होंने भर के पूरे समाज में नफरत जो है वो भरने की पूरी कोशिश की। उसको लेकर माइनॉरिटी कमीशन में कंप्लेंट गई कि भाई इस तरह से माइनॉरिटी को चैलेंज बनाया, को जो है टारगेट बनाया जा रहा है। और चूंकि उसमें दिल्ली से भी गिरफ्तारियां हुई थी, तबलीगी जमात का भी नाम आ रहा था, मस्जिद का नाम आ रहा था, तो माइनॉरिटी कमीशन को ऐसा लगा कि इसकी इंक्वायरी जो है माइनॉरिटी कमीशन है उसमें होनी चाहिए। तो एक मौका मिला और हम लोग वहां पर गए, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात की, पुलिस से भी बात की, लोकल लोगों से भी बात की, मस्जिद की जो मैनेजमेंट कमेटी थी उससे भी बात की। वो सारे रिकॉर्ड सब कुछ एनआईए विदाउट फॉलोइंग जो ड्यू प्रोसेस होता है सर्च एंड सीजर का, उन सारी चीजों को दरकिनार करते हुए एनआईए सारे पेपर सब कुछ यहाँ पे अपने पास मंगवा चुकी थी। हमें तब भी जो पेपर डॉक्यूमेंट्स मिले, और उन लोगों ने, मैनेजमेंट कमेटी ने और लोकल लोगों ने पूरे दावे के साथ ये कहा जी, और टेस्टिमनीज दी कि बाहर से ना कोई पैसा आया है, ना किसी तरह की यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज हुई है, ना किसी तरह की अनलॉफुल या एंटी नेशनल एक्टिविटीज हुई। कोर्ट में किसी भी तरह का कोई सबूत या कोई भी एविडेंस 3 साल तक एनआईए रखने में पूरी तरह काम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। आप 3 साल उन लोगों के जेल में बर्बाद करने के बाद पूरी कम आप जो है बैक फुट पे लाने के बाद उनके ऊपर टेररिस्ट का और जो है पाकिस्तान सपोर्टर का और जो है लश्कर तैयबा या हाफिज सईद के सपोर्टर का जो है इल्जाम लगाने के बाद ये हुकूमत इसकी जिम्मेदार है। हुकूमत जो जी, आपकी आवाज थोड़ी कट रही है सबाक साहब, मैं फिर आपके पास आता हूं। हमारे साथ कांग्रेस के लीडर जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले नेहा जी, आप कुछ कहना चाह रही? नेहा बोलिए। जी, अभी बोल रहे थे शायद शहबाज, क्या नाम है? अभी जो भी बोल रहे थे, जो सब्बाक नाम है, एडवोकेट सब्बाक जी, बोलिए। हाँ, एडवोकेट सब्बाक जी, आपने कहीं ना कहीं ये जो बोला कि माइनॉरिटीज को टारगेट किया जाता है, ये बहुत ही मुझे गलत और बेबुनियाद बात लगी है। क्या अफजल गुरु जो था
जब वो पकड़ा गया उसके ऊपर क्या सिर्फ आप लोगों ने तब भी कई ये लोगों ने पूरी ये कहा था सियासत। माइनॉरिटी को टारगेट किया जा रहा है, तो टारगेट नहीं किया जाता। जब जहां से कहते हैं ना आग वहीं होती है, धुआं वहीं आता है जहां आग लगी होती है। तो कहीं ना कहीं कुछ कल्प्रिट्स हैं जो पकड़े गए, लेकिन ठीक है, हमेशा कानून जो होता है वो सबूत मांगता है। प्रॉब्लम ये है कि एनआईए अपना काम कर रही है, बखूबी कर रही है, और जितने भी लोगों ने सबूत मिटाने के काम किए, मुझे अच्छी तरह पूर्ण विश्वास है एनआईए पे कि सबूत दोबारा से रिकलेक्ट किए जाएंगे, और जो नष्ट भी कर दी जाए उनको भी दोबारा से एक री एस्टेब्लिशमेंट करके कहीं ना कहीं से निकाला जाएगा कि आखिर इनकी जो फंडिंग हुई है वो बाहर से हुई है, पाकिस्तान से हुई है, और ये संगठन, ये व्यक्ति जो मिले हुए हैं एनआईए ऐसे किसी को, आपको, मेरे को और दुनिया में, मतलब हमारे हिंदुस्तान में तकरीबन 25% मुस्लिम रहते हैं, और किन मुस्लिम को पकड़ पकड़ के एनआईए ने बंद किया आज तक, बताइए। तो ये बेबुनियादी बातें हैं। चलिए सबाक साहब आप जवाब दीजिए इसका छोटा सा, फिर मुझे मशकूर साहब के पास जाना है। सबाक साहब देखिए, ये 25% मुसलमानों को तो आप जेल आपके पास उतनी है ही नहीं, लेकिन आप 25 मुसलमानों को टारगेट करके और उन 25 मुसलमानों की दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पजामा दिखा के और मस्जिदों के फोटो दिखा के पूरी कम्युनिटी को आप मशकूक करती हैं। और मैं 25 कह रहा हूं, 25% को तो आप जेल में डाल ही नहीं सकती हैं। लेकिन अच्छा, आप तो हम 25 तो किसी को भी लोगों जेल में डाल को सकते सिंबॉलिक हैं, तौर जो पर कसूरवार गिरफ्तार होगा, हम करके, उसको जेल में डालेंगे। नहीं अभी फिर चाहे वो नहीं minority देखिए, हो। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक की फाइंडिंग्स हैं कि बेगुनाहों को पकड़ के ये जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं ये कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस की जगह क्रिएशन ऑफ एविडेंसेस करती। ठीक है, और जो मैं असल अब रुख करप्ट करूंगा होते हैं अपने उनको कांग्रेस से तर्जुमान मशकूर उस्मानी हमारे साथ जुड़ चुके कांग्रेस लीडर। मशकूर, एक बार फिर ये मामला सामने आया है, एनआईए ने केस दर्ज किया था, उसका केस नंबर भी हमने स्क्रीन पर फ्लैश कर रखा है। तकरीबन 3 साल के बाद पटियाला हाउस कोर्ट जो है 4 लोगों को, जिसमें मस्जिद के इमाम मोहम्मद सलमान भी शामिल हैं, बरी कर देता है, अदालत कर देती है, और ये कहा जाता है कि सबूत नहीं दिए जा सके इनके जो भी क्राइम बताया गया था उसके सपोर्ट में। मशकूर जी, देखा मैंने। सबसे पहले बहुत शुक्रिया हमें जोड़ने के लिए। देखिए, इसमें एक लार्जर पर्सपेक्टिव में मैं बात करने की कोशिश करूंगा। ये कोई इकलौता केस नहीं है जिसमें जो है कोर्ट ने सबूत के अभाव में या किसी तरह का एविडेंस नहीं मिलने की वजह से जो है लोगों को बरी किया है। ऐसे न जाने कितनी वारदात हुई हैं, मतलब मैं उसको आपको यहाँ पे गिना नहीं सकता क्योंकि शो का टाइम एक लिमिटेड है, लेकिन मैं आपको जरूर बता सकता हूँ कि ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। बल्कि आमिर का एक केस है जो काफी फेमस हुआ, जिनको 14 साल जेल में रखा गया। मुबीन का केस है, और तमाम ऐसे केसेस हैं जिसमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो है वो लोगों को लंबे समय तक रखती है और सबूत को क्रिएट करने की कोशिश की है। एविडेंस क्रिएशन का काम होता है, एविडेंस कलेक्शन का काम नहीं होता। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और एनआईए भी कई बार कोर्ट पे काफी फटकार लगाया अधिकारियों। देखिए, इसमें अहम चीज ये है कि जो व्यक्ति, जो भी इंसान, तो जिसको एजेंसी पकड़ती है, चाहे किसी भी जुर्म में हो, चाहे वो टेरर फंडिंग हो या टेरर एक्टिविटीज में किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट, मेरा ये सवाल है सरकारों से कि क्या हम अपनी एजेंसी को अभी तक इतना मजबूत नहीं कर पाए हैं? तो 3 साल में, 4 साल में, 10 साल में किस तरह के एविडेंस को चेक कर पाए? और अगर हमारी एजेंसी मजबूत है तो फिर क्यों बेगुनाह को हम लगातार फंसाते जाते हैं? देखिए, एक व्यक्ति, एक इंसान जो बेगुनाह है, जिसने कोई गुनाह किया नहीं, जिसने कोई जुर्म किया नहीं, अगर आपने उसको उठाकर 2 दिन भी जेल में डाल दिया तो ये समझिए पूरे जस्टिस सिस्टम भी खराब है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये बात हमको नहीं भूलना चाहिए। हाँ, ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, अहम मसला है और संगीन मसला है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन क्या आजादी के 70 साल, 75 साल बाद भी हमारी एजेंसी इतनी मजबूत नहीं है? हम तो दावा करते हैं कि भाई हमारी एजेंसी बड़ी मजबूत है, ये बड़े बड़े दावे करती है और सरकार बड़े बड़े दावे करती है। इसकी जवाबदेही किसकी होगी? 3 साल जो इन लोगों ने कोर्ट के अंदर, जेल के अंदर गुजारे हैं, इसका कंपनसेशन कौन देगा? हमेशा ऐसे अधिकारियों को छोड़ दिया जाता है। ये सिर्फ इसकी बात एक जैन साहब, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगा। अधिकारी... जैसा अभी नेहा शालीन दुआ कह रही थी कि उन्हें पूरा यकीन है कि एनआईए की तरफ से कोई गलती नहीं हुई है और एनआईए ऐसे राह चलते किसी को भी नहीं उठा लेती, ये बीजेपी के तर्जुमान का कहना है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि 3 साल का क्या ये पीरियड कम होता है? और अगर अदालत ने बरी कर दिया है तो अब उस पर ये अजम्पशन करना कि वो शायद इकट्ठा नहीं कर पाए, अब कर लेंगे, इसकी कितनी गुंजाइश बनती है?
आपने मुझसे AK जैन साहब, एक्स DGP। पहले कोई एविडेंस नहीं थी तो आपको फ्रेश एविडेंस हाथ लग जाएगी। ये आधा अधूरा काम करने की अपेक्षा की उम्मीद नहीं की जाती है NIA जैसी एजेंसी से। हाँ, कोर्ट का जो ऑर्डर है वो जरूर पढ़ना पड़ेगा कि क्या ये एक्विटल है, क्लीन एक्विटल है, या सबूतों के अभाव में उन्होंने जज ने केस को छोड़ा है। देखिए, बहुत से केसेस मैंने अपनी सर्विस के दौरान देखे हैं 37 इयर्स में, जिसमें कि सबूतों के अभाव में बहुत से पुलिसकर्मी, बहुत से केसेस छूटे हैं। पर हायर कोर्ट्स में जब अपील की गई है तो उन्होंने उस पे स्टैंड किया है और उन्होंने उस पे कहा है कि नहीं, ये बिल्कुल सही केस था और ये जो है ये इसमें कोई सबूतों में कमी नहीं थी। तो ये जो है ये थोड़ा इस पे निर्भर करेगा कि ये हायर कोर्ट क्या इस पे रुख लेता है और लोअर कोर्ट का जजमेंट क्या है। मैं जरा पढ़ लूं, तब फिर मैं इसके ऊपर विस्तृत रूप से एडवोकेट सबाक साहब, आप इस पर कुछ रोशनी डालेंगे? कुछ कहना चाहूंगी। हाँ, मैं नेहा आता हूं। देखिए, सबसे बुनियादी सवाल ये है कि एजेंसीज को जो सबूत जमा कर लेती है या जमा करना चाहती है, वो सारे सबूत उसको कोर्ट के अंदर रखना चाहिए और कोर्ट के अंदर इस्टेब्लिश करना चाहिए अपने केस को। यहां पर ये एक पूरा ट्रेंड बना हुआ है कि कोर्ट के अंदर ये कुछ भी पेश नहीं कर पाते हैं और मीडिया में ब्रीफ और प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस नोट दे करके एक मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया जाता है, जो कहीं ना कहीं ये बताता है कि इन एजेंसीज का पॉलिटिकल इस्तेमाल करके हमारी सरकारें इन एजेंसीज की साख को, उनकी बुनियादों को खोखला करती जा रही है और पूरे समाज के अंदर ये बेचैनी पैदा हो रही है कि कहीं ना कहीं सरकारें अपने मफाद के लिए इन एजेंसीज को इस्तेमाल कर रही हैं। ठीक है, नेहा सालिदुआ, फाइनल कमेंट आपकी तरफ से, वक्त कम रह गया है जी। सबाक, मैंने सुन लिया आपकी बात जी। नेहा, मैं इतना कहना चाहूंगी, कभी भी कोई भी सरकार जो होती है एजेंसीज का कोई भी नाजायज फायदा नहीं उठाती, क्योंकि ये स्वतः अपने काम खुद करती है, इनके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होता। और दूसरा मैं ये कहूंगी कि बहुत लोग, मैं सब जानते हैं कि कई बार सबूतों के अभाव में मुजरिमों को छोड़ चुकी है। कोर्ट के द्वारा बहुत सारे मुजरिम हैं जो सबूतों के अभाव में छूट जाते हैं। तो यहाँ यही हो रहा है कि उनके सबूत जो है वो NIA अब इकट्ठा करने में लगी हुई है और कई बार हमने देखा है पास्ट में कि मुजरिमों को छोड़ दिया गया क्योंकि सबूत नहीं थे। पता है ये मुजरिम है, लेकिन सबूत हाथ में नहीं आते। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। और सबसे अहम बात यह है कि फिलहाल तो जो कोर्ट का फैसला है वो हमारे सामने है कि तकरीबन 3 सालों के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ये फैसला देता है कि चूंकि सबूत नहीं दिए जा सके इन जराइम के बिहाफ या इनके सपोर्ट में, इसलिए उन्हें बरी कर दिया जाता है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या इंसाफ का वाकई जो ये इंसाफ कर रहा है या इसकी रफ्तार है इतनी स्लो है। अगर अब ये मामला हायर कोर्ट में जाता है तो फिर से जो लोग अभी बरी हुए हैं उनके लिए फिर एक सवाल निशान लगेगा, क्यों जो तफ्तीश इस तरह की होती है एजेंसीज की जिन पर अक्सर सवाल खड़े होते रहते हैं, क्या वाकई इन पर इनके साथ वक्त की कमी है या इनके पर प्रेशर बहुत ज्यादा है। बहुत शुक्रिया, आदाब।